नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो हमें एक बहुत ही निजी और अंदरूनी दुनिया में ले जाता है। ये एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के कुछ बेहद व्यक्तिगत पहलुओं पर बात कर रहा है। यौन इच्छाएं, हस्तमैथुन, रिश्ते, इन सब पर जी। और इसमें एक और बात जुड़ जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति दृष्टिबाधित है तो उनका ये नजरिया उनके अनुभवों को एक बिल्कुल अलग रंग देता है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे अनुभव, भावनाएं और बाहरी परिस्थितियां किसी के विचारों को बनाती हैं, बदलती हैं। हाँ। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ उनके अपने अनुभव और उनकी अपनी समझ पर आधारित है। ये उनका नजरिया है। बिल्कुल। और ये यात्रा हमें कई अहम पड़ावों से गुजराएगी। हम बात करेंगे हस्तमैथुन से जुड़ी आदतों की और इससे लेकर जो धारणाएं हैं। फिर देखेंगे कि उम्र के साथ यौन इच्छाओं का ग्राफ कैसे बदलता है। टेक्नोलॉजी, खासकर स्मार्टफोन ने इस सब में क्या बदलाव लाए हैं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, और फिर हम पहुंचेंगे रिश्तों की जटिल दुनिया में, मतलब ऑनलाइन कनेक्शन का अनुभव कैसा रहा, शारीरिक बनाम भावनात्मक जुड़ाव का क्या महत्व है, और कैसे एक गहरा रिश्ता और फिर उसका टूटना किसी के पूरे नजरिए को ही बदल सकता है। ये एक व्यक्ति के आत्मविश्लेषण की कहानी है, काफी कुछ सोचने पे मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती अनुभवों से, यौन भावनाओं की समझ से। स्रोत में ये बात सामने आती है कि उनके अनुसार पुरुषों की यौन भावनाएं काफी तेज होती हैं, अक्सर सिर्फ सोच से ही जग जाती हैं। उन्होंने इसे महिलाओं की भावनाओं से अलग माना। मतलब वो मानते थे कि महिलाओं की भावनाएं ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव से प्रेरित होती हैं। जी, ये उनका मानना था। हाँ, अपने बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि करीब 13-14 साल की उम्र में हस्तमैथुन की शुरुआत हुई और ये उम्र का तकाजा था, मतलब प्यूबर्टी और मन में उठते विचार, किसी बाहरी यौन संपर्क से प्रेरित नहीं था। हाँ, उस वक्त फोन वगैरह तो थे नहीं, जैसा उन्होंने कहा, जिन्हें वो असली सेक्स नहीं मानते, बस स्पर्श तक ही। उनके लिए, जिनके पास साथी नहीं होता, हस्तमैथुन अपनी यौन इच्छाओं की व्यक्त करने का एक जरिया बन जाता है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का जिक्र काफी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, उनका मानना है कि आज के दौर में स्मार्टफोन और वीडियो कॉल्स की वजह से हस्तमैथुन या वर्चुअल सेक्सुअल एक्ट्स ये सब बहुत आम हो गए हैं, जहाँ लोग वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे के सामने आते हैं, जिसे वो भी एक तरह का हस्तमैथुन ही मानते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे तकनीक ने मतलब अंतरंगता के तरीकों और उसके अभिव्यक्ति को बदल दिया है। हाँ ये तो है। हालांकि वो कुछ बहुत ज्यादा वाले दावों को नहीं मानते, जैसे कोई कहे दिन में 30 बार, वो कहते हैं ये शायद सच नहीं है। लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि तकनीक की वजह से ये पहले से ज्यादा आम हो गया है, खासकर युवाओं में। अच्छा, तो फिर आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी और सेहत से जुड़ी चिंताओं पर उनका क्या सोचना था, क्योंकि इस पे तो बहुत अलग अलग राय होती हैं। हाँ, और उनका नजरिया उनके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हुआ लगता है। वो मानते हैं कि रोजाना हस्तमैथुन करना शायद शरीर के लिए ठीक नहीं है, मतलब लंबी अवधि में इससे शारीरिक कमजोरी आ सकती है। वो साफ कहते हैं, साइंटिफिकली लोग कुछ भी बोलें, लेकिन उन्हें जो महसूस होता है वो उसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो उनके हिसाब से क्या ठीक था? उनके हिसाब से हफ्ते में 2-3 बार पर्याप्त है। अच्छा, और उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि शायद जवानी में ज्यादा करने से बाद की उम्र में, मतलब 30-35 के बाद, यौन इच्छा पर असर पड़ सकता है, वो कम हो सकती है। बिल्कुल, हाँ, इच्छा कम हो सकती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, मतलब वो जो व्यक्तिगत अनुभव है और जो वैज्ञानिक जानकारी। हाँ, वो जो द्वंद्व है। हाँ बिल्कुल, वो द्वंद्व, वो मेडिकल साइंस की बातों का जिक्र करते हैं, जैसे स्पर्म काउंट का तेजी से बनना वगैरह। लेकिन उनका अपना विश्वास उनके देखे हुए या महसूस किए हुए अनुभव पर ज्यादा आधारित है, जैसे फिजिकली हार्म या इच्छा में कमी। ये दिखाता है कि कैसे लोग स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। सही है, ये उनका निजी विश्वास है, जैसा आपने कहा। हाँ बिल्कुल, ये कोई स्थापित वैज्ञानिक तथ्य नहीं बता रहे हो। ठीक है, ये तो हुई आदतों की बात, लेकिन उम्र के साथ इच्छाओं में बदलाव पर उनका क्या कहना है? अब वो 30 साल के हैं, तो क्या अनुभव पहले जैसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साफ कहते हैं कि समय के साथ इच्छा की तीव्रता और आवृत्ति दोनों कम हुई है। अच्छा, उनके मुताबिक यौन इच्छा का जो पीक होता है वो शायद 15-16 साल से शुरू होकर 25 या शायद 30 साल तक रहता है। 25 के बाद इच्छा तो होती है, पर अब उत्तेजना के लिए जानबूझ के सोचना पड़ता है, पहले की तरह अपने आप नहीं होता। बार या कभी कभी तो 15-20 दिन में एक बार, खासकर अगर महिलाओं से उस तरह की बातचीत ना हो रही हो जो उन्हें उत्तेजित करे। ये उम्र के साथ होने वाले बदलावों का एक व्यक्तिगत चित्रण है। जी।
और यहीं पर उनके दृष्टि बाधित होने का पहलू भी सामने आता है। उन्होंने बताया कि आवाज उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कनेक्शन बनाने में। क्या इसका यौन इच्छाओं से भी कोई संबंध रहा? हाँ, शुरुआत में बिल्कुल, क्योंकि वो देख नहीं सकते तो आवाज ही उनके लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। वो बताते हैं कि किसी की बहुत मीठी या आकर्षक आवाज सुनकर उन्हें उत्तेजना महसूस होती थी। मतलब ऑडियो ही उनके लिए विजुअल का काम करता था एक तरह से। अच्छा। लेकिन यहां भी वही अनुभव का नियम लागू होता है। वो कहते हैं कि वक्त के साथ बहुत सी अलग अलग आवाजें सुनने के बाद अब आवाज से उत्तेजित होना उनके लिए कोई खास बात नहीं रही। मतलब वो आदत सी हो गई। हाँ बिल्कुल, वो इसे नवीनता के खत्म होने से जोड़ते हैं। कोई भी चीज तब तक ही ज्यादा आकर्षित करती है जब तक वो नई हो। आदत पड़ने पर उसका असर कम हो जाता है। ये तो सामान्य अनुभव है वैसे। हाँ, ये दिखाता है कि संवेदी अनुभव भी समय और एक्सपोजर के साथ कैसे बदल जाते हैं। अच्छा, अब रिश्तों, शादी और कौमारे मतलब वर्जिनिटी को लेकर उनके विचार काफी स्पष्ट है और शायद कुछ लोगों को पारंपरिक भी लग सकते हैं। हाँ, वो एक सीधी सलाह देते हैं कि अगर किसी को ऐसा साथी चाहिए जिसका पहले कोई शारीरिक संबंध ना रहा हो, मतलब वर्जिन, तो 20-25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, क्यों? उनका मानना है कि इस उम्र में ऐसा साथी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। वो ये भी मानते हैं कि आजकल 14-15 साल की उम्र में भी लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इसलिए 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनके अनुसार ऐसे साथी मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तो ये नजरिया उनके व्यक्तिगत मूल्यों या शायद उनके सामाजिक सांस्कृतिक माहौल को दिखाता है। हम यहाँ सिर्फ उनके विचारों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये उनकी अपनी राय है जो उनके अनुभवों और मान्यताओं पर आधारित है। हम इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। सही बात है। शारीरिक और भावनात्मक संबंध के बीच के फर्क पर भी उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि सेक्स का शारीरिक सुख तो हस्तमैथुन से भी मिल सकता है। हाँ। लेकिन साथी के साथ जो मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है वो अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो उन्होंने उठाया। वो मानते हैं कि सेक्स शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सुखद है, लेकिन वो भावनात्मक जुड़ाव, जिसे वो प्यार कहते हैं, उसकी जरूरत पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं प्यार हर किसी को चाहिए, बात सिर्फ सेक्स की नहीं होती। उनके अपने सीमित शारीरिक अनुभवों के बावजूद वो इस भावनात्मक कनेक्शन की कमी को महसूस करते थे। उन्हें अकेलेपन का एहसास होता था, शादी न हो पाने का डर सताता था। ये बात तो सही है। सिर्फ शारीरिक जरूरत से आगे जाकर एक गहरी मानवीय जरूरत होती है भावनात्मक जुड़ाव की। बिल्कुल। और इसी भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में उन्हें एक ऑनलाइन रिश्ता मिला जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हाँ, करीब 2 साल पहले उनकी मुलाकात ऑनलाइन एक लड़की से हुई। उनके शब्दों में इस रिश्ते में उन्होंने इतना गहरा प्यार और जुड़ाव महसूस किया जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यहां तक कि कम उम्र के शारीरिक संपर्कों से भी ज्यादा गहरा। और खास बात यह थी कि लड़की जानती थी कि वो देख नहीं सकते, फिर भी वो उनसे जुड़ी रही। इस अनुभव ने तो उनके पहले के डर को भी झुठला दिया होगा कि उनकी सच्चाई जानने पर शायद कोई लड़की उनसे बात ही नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, इस रिश्ते ने शुरुआत में महिलाओं के प्रति उनके नजरिए को बहुत सकारात्मक बना दिया। उन्हें लगा कि महिलाएं वाकई दयालु, प्यारी होती हैं और उनके जैसे व्यक्ति से भी प्यार करने में सक्षम होती हैं। रिश्ते की गहराई का अंदाजा इस बात से लगता है कि दिन में कई कई बार बातें होती थीं, रात में भी बात करने की आदत बन गई थी। जी, जिससे एक मजबूत भावनात्मक निर्भरता पैदा हो गई थी। लेकिन फिर इस कहानी में दिल टूटने का दर्द भी शामिल है। हाँ, और ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव था। वो बताते हैं कि उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। ओहो। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये थी कि उनके बार बार कहने पर भी लड़की ने उन्हें ब्लॉक नहीं किया, जिससे वो एक झूठी उम्मीद में फंसे रहे। अरे बाप रे। इस अलगाव का उन पर बहुत गहरा असर हुआ। वो डिप्रेशन में चले गए, बीमार पड़े, इलाज तक करवाना पड़ा। ये दिखाता है कि भावनात्मक जुड़ाव जितना गहरा होता है, उसका टूटना उतना ही ज्यादा पीड़ादायक हो सकता है। और इस अनुभव ने उनके नजरिए को कैसे बदला? क्योंकि पहले तो वो महिलाओं को लेकर बहुत सकारात्मक सोच रखते थे। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। दिल टूटने के बाद उनका पूरा नजरिया पलट गया। पलट गया? मतलब हाँ। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका पिछला सकारात्मक विश्वास शायद एक भ्रम था। उन्हें लगने लगा कि महिलाएं भावनाओं और दयालुता का सिर्फ दिखावा कर सकती हैं। फेक इमोशंस, फेक काइंडनेस।
उनके शब्दों में, और वो इसमें बहुत माहिर होती है। अच्छा। उस रिश्ते की शुरुआती तीव्र भावनाओं को अब वो शक की नजर से देखते हैं, मानते हैं कि शायद वो सच्ची या स्थायी थी ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, मतलब एक अनुभव ने पूरे नजरिए को ही बदल दिया। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे तीव्र भावनात्मक अनुभव, खासकर नकारात्मक अनुभव जैसे कि दिल टूटना, किसी व्यक्ति के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसे एक तरह का अति सामान्यकरण, मतलब ओवर जनरलाइजेशन भी कह सकते हैं, जहां एक व्यक्ति या एक अनुभव के आधार पर पूरे समूह के बारे में, यहाँ महिलाओं के बारे में, एक स्थायी राय बना ली जाती है। स्रोत का ये बदलाव इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का एक उदाहरण लगता है। तो अब उनका रिश्तों और भावनाओं को लेकर क्या मानना है? अब उनके मन में रोमांटिक रिश्तों और खासकर महिलाओं की भावनाओं को लेकर एक गहरा संदेह बैठ गया है। वो मानते हैं कि स्नेह का तीव्र प्रदर्शन, वादे, कस्में, ये सब भरोसेमंद नहीं है। कोई कितना भी कहे कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। और उन्होंने युवा पुरुषों के लिए एक चेतावनी भी दी है ना? हाँ, खासकर 20-25 साल के उन लड़कों को जो रिलेशनशिप में हैं। वो कहते हैं कि अपनी इस साथी पर भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर न हो। ये न सोचें कि वो आपको कभी भूल नहीं सकती। उनका मानना है कि लड़कियां आसानी से अलग होकर आगे बढ़ सकती हैं और किसी और के साथ वैसा ही गहरा रिश्ता बना सकती हैं, जबकि लड़का अक्सर उसी पुराने रिश्ते की यादों में अटका रह जाता है। इसलिए वो भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं। ये उनके अपने दर्दनाक अनुभव से निकली एक सीख है, जिसे वो दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। और अंत में उन्होंने सेक्स लाइफ की अवधि और दिल टूटने के स्थायी प्रभाव पर भी कुछ कहा है। हाँ, वो मानते हैं कि सक्रिय सेक्स लाइफ मोटे तौर पर 15 साल से शुरू होकर 30-35 साल तक चलती है, जिसके बाद इच्छा ज्यादातर सोचने पर ही आती है। और उनका एक अहम निष्कर्ष ये है कि अगर जवानी में इस तरह का गहरा दिल टूटने का अनुभव हो जाए, तो ये संभव है कि रोमांटिक भावनाओं का सोता हमेशा के लिए सूख जाए, खासकर लड़कियों के प्रति। ये उनके अनुभव का निचोड़ है, जो दिखाता है कि भावनात्मक चोट कितनी गहरी और स्थायी हो सकती है। तो आज हमने एक व्यक्ति की बहुत ही निजी यात्रा के कई पड़ाव देखे। बदलती यौन इच्छाएं, टेक्नोलॉजी का असर, दृष्टि बाधित होने का अनूठा नजरिया, रिश्तों की तलाश, फिर एक गहरे ऑनलाइन कनेक्शन का बनना और टूटना, और उस टूटन से उपजा उनके विश्व दृष्टि में एक बुनियादी बदलाव। बिल्कुल, ये वृत्तांत इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव, खासकर वो जो गहरे भावनात्मक जुड़ाव और उसके बाद के तीव्र अलगाव से जुड़े होते हैं, वो हमारी दुनिया को देखने और समझने के तरीके को किस हद तक बदल सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेला अनुभव जीवन भर के लिए हमारे नजरिए, हमारे विश्वासों और हमारे रिश्तों को आकार दे सकता है। हाँ। और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अनुभवों से क्या सीखते हैं और वो हमें कैसे बदलते हैं।